बिना पानी का कुआं, अकबर और बीरबल की विस्तृत कहानी। मुगलिया सल्तनत के दौर में जब हिंदुस्तान पर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासन था, उनकी राजधानी आगरा न केवल शानो शौकत का केंद्र थी, बल्कि न्याय और बुद्धिमत्ता की भी मिसाल थी। इस मिसाल के पीछे बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल का बहुत बड़ा योगदान था। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई भरे न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी बुद्धिमत्ता का एक ऐसा ही शानदार उदाहरण बिना पानी का कुआं की कहानी में देखने को मिलता है, जहां उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। एक किसान की दुर्दशा और एक चालाक सौदा। आगरा से कुछ दूर बसे एक गांव में एक सीधा सादा और मेहनती किसान रहता था, जिसका नाम रामदीन था। रामदीन की आजीविका का एकमात्र साधन उसकी छोटी सी खेती थी। उस साल गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और बारिश का कहीं नामोनिशान नहीं था। नदी नाले सूख चुके थे और रामदीन के खेत पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। उसकी लहलहाती फसल पीली पड़ने लगी थी और उसे अपने परिवार के भविष्य की चिंता सताने लगी थी। कई दिनों तक हताश घूमने के बाद एक दिन उसे अपने खेत के पास एक पुराना कुआं दिखाई दिया। उसे देखकर रामदीन की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। उसे लगा कि अब उसकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। अगले दिन सुबह सुबह वह अपनी बाल्टी और रस्सी लेकर उस कुएं पर पहुंचा। जैसे ही उसने कुएं में बाल्टी डाली, एक कठोर आवाज ने उसे रोक दिया। रुको, यह मेरा कुआं है और तुम मेरी इजाजत के बिना इससे पानी नहीं निकाल सकते। आवाज का मालिक गांव का ही एक धूर्त और लालची व्यक्ति होरीलाल था। रामदीन ने उससे बहुत विनती की, सेठ जी, मेरे खेत सूख रहे हैं। अगर कुछ दिन और पानी नहीं मिला तो मैं और मेरा परिवार भूखों मर जाएंगे। कृपा करके मुझे थोड़ा पानी लेने दीजिए। होरीलाल के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने किसान की मजबूरी का फायदा उठाने की सोची और कहा, देखो, मैं तुम्हें रोज रोज पानी तो नहीं दे सकता। अगर तुम्हें हमेशा के लिए पानी चाहिए तो तुम्हें यह कुआं खरीदना होगा। रामदीन एक पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर उसने विचार किया कि अगर वह यह कुआं खरीद ले तो पानी की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। उसने पूछा, सेठ जी, आप यह कुआं कितने में बेचेंगे? होरीलाल ने एक बड़ी रकम बताई। वह रकम रामदीन की हैसियत से बहुत ज्यादा थी, लेकिन अपनी फसल और परिवार को बचाने के लिए उसे यह सौदा मंजूर करना पड़ा। उसने होरीलाल से एक दिन की मोहलत मांगी। रामदीन ने घर जाकर अपनी पत्नी के थोड़े बहुत गहने, घर का कुछ सामान बेचा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से उधार लेकर जैसे तैसे कुएं की तय कीमत जुटाई। वह रात भर ठीक से सो नहीं पाया, बस सुबह होने का इंतजार करता रहा ताकि वह कुआं खरीद सके। अगली सुबह होते ही वह कांपते हाथों से पैसों की पोटली लेकर होरीलाल के घर पहुंचा और उसे पूरी रकम सौंप दी। पैसे अपनी तिजोरी में रखते हुए होरीलाल ने कहा, ठीक है, आज से यह कुआं तुम्हारा हुआ। रामदीन की खुशी का ठिकाना न रहा। वह धन्यवाद कहकर सीधा कुएं की ओर भागा। लेकिन जैसे ही उसने पानी निकालने के लिए बाल्टी उठाई, होरीलाल वहां फिर आ धमका और उसे रोकते हुए बोला, ठहरो, तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। रामदीन हैरान रह गया। उसने कहा, लेकिन सेठ जी, मैंने तो आपको इस कुएं के पूरे पैसे चुका दिए हैं। यह कुआं अब मेरा है। होरीलाल धूर्तता से मुस्कुराया और बोला, हाँ, कुआं तो मैंने तुम्हें बेच दिया है, लेकिन कुएं के अंदर का पानी तो नहीं बेचा। पानी अभी भी मेरा है और तुम उसे नहीं छू सकते। यह सुनकर रामदीन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि वह बुरी तरह ठगा जा चुका है। न्याय के लिए बादशाह के दरबार में गुहार।
निराश और हताश रामदीन को गांव वालों ने सलाह दी कि उसे न्याय के लिए सीधे बादशाह अकबर के दरबार में जाना चाहिए। उम्मीद की एक आखिरी किरण लेकर रामदीन आगरा की ओर चल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह शाही दरबार में पहुंचा। दरबार अपनी पूरी शान से सजा हुआ था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके नवरत्न अपने अपने स्थान पर बैठे थे। रामदीन ने कांपते हुए बादशाह को सलाम किया और अपनी पूरी दर्दभरी कहानी सुनाई। बादशाह अकबर और सारे दरबारी इस अजीब और पेचीदा मामले को सुनकर हैरान रह गए। एक उन्होंने होरीलाल को तुरंत दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। होरीलाल जब दरबार में हाजिर हुआ तो बादशाह अकबर ने उससे पूछा, जब तुमने इस किसान को अपना कुआं बेच दिया है तो तुम उसे पानी क्यों नहीं लेने दे रहे हो? होरीलाल ने बड़ी सफाई से जवाब दिया, आलमपनाह, मैंने इसे सिर्फ कुआं बेचा है, कुएं का पानी नहीं। पानी पर तो अभी भी मेरा हक है। बीरबल की चतुराई भरा न्याय। बादशाह अकबर इस तर्क को सुनकर सोच में पड़ गए। उन्हें कोई सीधा समाधान नहीं सूझ रहा था। तब उनकी नजर अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकार बीरबल पर पड़ी। उन्होंने यह मामला बीरबल को सौंपते हुए कहा, बीरबल, हमें लगता है इस गुत्थी को सुलझाने के लिए तुम्हारी ही जरूरत है। बीरबल ने दोनों पक्षों की बात एक बार फिर ध्यान से सुनी। फिर वह होरीलाल की ओर मुड़े और शांत भाव से बोले, ठीक है, हम मान लेते हैं कि तुमने सिर्फ कुआं बेचा है और पानी तुम्हारा है। यह तो बहुत सीधी सी बात है। होरीलाल खुश हो गया कि बीरबल भी उसकी बात से सहमत हैं। लेकिन बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तो फिर एक बात बताओ, तुम्हारा पानी इस किसान के कुएं में क्या कर रहा है? जब कुआं किसान का है तो तुम्हें उसमें अपना निजी सामान यानी पानी रखने का कोई अधिकार नहीं है। यह सुनकर होरीलाल का चेहरा उतर गया। बीरबल ने आगे कहा, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो तुम अभी इसी वक्त अपना सारा पानी किसान के कुएं से बाहर निकाल लो, या फिर किसान को उसके कुएं में अपना पानी रखने का किराया दो। 5-6। बीरबल का यह तर्क सुनकर पूरे दरबार में हंसी का फव्वारा छूट गया। होरीलाल हक्का बक्का रह गया और उसका सिर चकरा गया। वह समझ गया कि उसकी चालाकी पकड़ी गई है और अब उसकी दाल नहीं गलने वाली। 5। उसने तुरंत बादशाह अकबर और बीरबल के पैरों में गिरकर माफी मांगी और स्वीकार किया कि कुएं और उसके पानी दोनों पर किसान रामदीन का ही पूरा अधिकार है। बादशाह अकबर एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमानी से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने न केवल किसान को उसका हक दिलाया बल्कि होरीलाल पर धोखाधड़ी के लिए जुर्माना भी लगाया। 3। यह कहानी आज भी बीरबल की चतुराई की एक अमर मिसाल है और हमें यह सिखाती है कि चालाकी और धोखेबाजी से किसी को ठगने की कोशिश अंततः खुद पर ही भारी पड़ती है। हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे बुद्धिमान लोग भी हैं जो हर चालाकी का जवाब अपनी बुद्धिमानी से दे सकते हैं। 3 सवाल। बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक विस्तृत गाथा। मुगलिया सल्तनत के सुनहरे दौर में, जब हिंदुस्तान की सरजमी पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का परचम लहराता था, आगरा का शाही दरबार न केवल अपनी भव्यता और शानो शौकत के लिए जाना जाता था, बल्कि वह ज्ञान, न्याय और बुद्धिमत्ता की बहसों का एक जीवंत केंद्र भी था। बादशाह अकबर स्वयं कला और ज्ञान के बड़े पारखी थे और उनके दरबार में 9 ऐसे असाधारण व्यक्ति थे जिन्हें नवरत्न के नाम से जाना जाता था। इन नवरत्नों में भी राजा बीरबल का स्थान सबसे अनूठा और विशिष्ट था। वे न केवल बादशाह के सबसे करीबी सलाहकार थे, बल्कि उनकी हाजिर जवाबी, पैनी बुद्धि और न्याय करने की अद्भुत क्षमता के किस्से लोक कथाओं का हिस्सा बन चुके थे।
यह कहानी उस दौर की है जब बीरबल की कीर्ति और बादशाह के उन पर असीम विश्वास से दरबार के कुछ मंत्री मन ही मन जलते थे। उनमें से एक मंत्री, जिसका नाम हकीम उल मुल्क था और जो स्वयं को बीरबल से अधिक ज्ञानी और योग्य समझता था, महामंत्री का पद पाने का लोभी था। उसे यह बात हर पल चुभती थी कि एक साधारण पृष्ठभूमि से आया हुआ कवि और सलाहकार बादशाह का सबसे प्रिय कैसे बन गया। वह हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहता था जहां वह बीरबल को नीचा दिखा सके और बादशाह की नजरों में अपनी अहमियत बढ़ा सके। एक ईर्ष्यालु मंत्री की चुनौती। एक दिन दीवाने खास में महफिल जमी थी। बादशाह अकबर हमेशा की तरह बीरबल की किसी बात पर प्रसन्न होकर उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा कर रहे थे। वाह बीरबल, तुम्हारी बातों में जो गहराई और चतुराई है वह किसी और में नहीं। तुम हर मुश्किल को चुटकियों में सुलझा देते हो। यह प्रशंसा हकीम उल मुल्क के सीने में तीर की तरह चुभ गई। उसका चेहरा ईर्ष्या से लाल हो गया और वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने अदब से झुककर कहा, गुस्ताखी माफ जहांपना। इसमें कोई शक नहीं कि बीरबल चतुर हैं, लेकिन हर बार यह कहना कि केवल वही बुद्धिमान हैं, हम जैसे वफादार सलाहकारों के साथ अन्याय है। मुझे लगता है कि उनकी बुद्धिमत्ता केवल चापलूसी और मीठी बातों तक सीमित है। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर को हकीम उल मुल्क का यह व्यवहार पसंद नहीं आया, लेकिन उन्होंने संयम बनाए रखा। उन्होंने पूछा, हकीम, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम्हें बीरबल की काबिलियत पर कोई शक है? हकीम उल मुल्क को लगा कि यही सही मौका है। उसने कहा, आलम पनाह, मैं बीरबल की बुद्धिमत्ता को तभी स्वीकार करूंगा जब वे मेरे 3 सवालों का सही जवाब दे दें। 2-3 अगर वे जवाब नहीं दे पाए तो यह साबित हो जाएगा कि वे केवल आपकी चापलूसी करके इस पद पर बने हुए हैं और उन्हें मुख्य सलाहकार का पद छोड़ देना चाहिए। बादशाह अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जिनकी आंखों में एक शांत आत्मविश्वास था। बादशाह ने हकीम उल मुल्क की चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, ठीक है, हम तुम्हारी शर्त मानते हैं। पूछो अपने 3 सवाल। सारा दरबार उस मंत्री और बीरबल की ओर देखने लगा। हकीम उल मुल्क ने अपनी जीत की कल्पना करते हुए बड़ी अकड़ के साथ अपने 3 सवाल पूछे। आकाश में कुल कितने तारे हैं? इस धरती का केंद्र कहाँ है? इस पूरी दुनिया में इस समय कुल कितनी स्त्रियां और कितने पुरुष हैं? ये सवाल सुनकर दरबार में बैठे सभी मंत्री और विद्वान चकरा गए। ये ऐसे प्रश्न थे जिनका उत्तर देना किसी भी इंसान के लिए असंभव सा लग रहा था। हकीम उल मुल्क के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसे पूरा विश्वास था कि बीरबल इन सवालों के जाल में फंस जाएंगे और उन्हें अपमानित होकर अपना पद छोड़ना पड़ेगा। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हें इन 3 सवालों का जवाब देना होगा। यदि तुम असफल रहे तो शर्त के अनुसार तुम्हें मुख्य सलाहकार का पद त्यागना होगा। बीरबल का अद्भुत और चतुराई भरा जवाब। बीरबल शांत भाव से अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर चिंता की एक भी लकीर नहीं थी। उन्होंने बादशाह को झुककर सलाम किया और कहा, आलमपनाह, आपके हुक्म की तामील होगी। मैं इन 3 सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ेगी और थोड़ा समय चाहिए। बादशाह ने सहमति दे दी। पहले सवाल का जवाब, आकाश के तारे। बीरबल ने कहा, महाराज, पहले सवाल का जवाब देने के लिए मुझे एक भेड़ चाहिए। दरबारियों को यह सुनकर बड़ा अजीब लगा, लेकिन बादशाह के आदेश पर तुरंत एक घने बालों वाली भेड़ को दरबार में लाया गया। बीरबल उस भेड़ के पास गए, उसकी पीठ पर हाथ फेरा और फिर हकीम उल मुल्क की ओर मुड़कर बोले, मंत्री जी, आपका पहला सवाल था कि आकाश में कितने तारे हैं।
मेरा जवाब है, जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर हैं, आकाश में ठीक उतने ही तारे हैं। फिर उन्होंने हकीमुल मुल्क की आंखों में देखते हुए एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, मेरे दोस्त, अगर आपको मेरे जवाब पर कोई संदेह है तो आप स्वयं इस भेड़ के बाल गिनकर आकाश के तारों से मिलान कर सकते हैं। 2-3। यह सुनकर हकीमुल मुल्क का मुंह खुला का खुला रह गया। भेड़ के बाल गिनना उतना ही असंभव था जितना आकाश के तारे गिनना। सारे दरबारी बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर हंसने लगे। दूसरे सवाल का जवाब, धरती का केंद्र। अब दूसरे सवाल की बारी थी। बीरबल ने कुछ देर तक जमीन को गौर से देखा, जैसे कोई गहरा हिसाब लगा रहे हों। 1-2, फिर उन्होंने अपने हाथ से जमीन पर कुछ लकीरें खींचीं। 1-2, उन्होंने एक पहरेदार को बुलाकर एक लोहे की छड़ लाने का आदेश दिया। जब छड़ आ गई तो बीरबल ने उसे जमीन पर खींची गई लकीरों के बीच एक खास जगह पर गाड़ दिया। फिर वे बादशाह अकबर की ओर मुड़े और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोले, आलमपनाह, आपके दूसरे सवाल का जवाब हाजिर है। इस धरती का केंद्र ठीक इसी जगह पर है जहां यह लोहे की छड़ गड़ी हुई है। उन्होंने फिर हकीमुल मुल्क की ओर देखकर कहा, मंत्री जी, यदि आपको रत्ती भर भी शक हो तो आप पूरी धरती को किसी भी पैमाने से नापकर स्वयं जांच कर सकते हैं। एक बार फिर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कौन था जो पूरी पृथ्वी को नापने की हिम्मत कर सकता था? बीरबल ने एक और असंभव सवाल का ऐसा जवाब दिया था जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता था। बादशाह अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। तीसरे और सबसे मुश्किल सवाल का जवाब। अब आखिरी सवाल बचा था। हकीमुल मुल्क को अब भी उम्मीद थी कि वह तीसरे सवाल में बीरबल को फंसा लेगा। बादशाह ने कहा, बीरबल, तुम्हारे 2 जवाब लाजवाब थे। अब तीसरे सवाल का उत्तर दो। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और अपना चेहरा गंभीर बना लिया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, तीसरा सवाल वाकई बहुत मुश्किल है। दुनिया में पुरुषों और स्त्रियों की एकदम सही सी संख्या बताना संभव तो है, लेकिन इसमें एक छोटी सी समस्या है। क्या समस्या? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने हकीमुल मुल्क की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें न तो पूरी तरह पुरुष की श्रेणी में रखा जा सकता है और न ही स्त्री की श्रेणी में। वे बातें तो मर्दों वाली करते हैं, लेकिन उनकी हरकतें औरतों की तरह ईर्ष्या और जलन से भरी होती हैं। ऐसे कुछ नमूने तो हमारे इस भरे दरबार में भी मौजूद हैं, जैसे कि हमारे यह मंत्री जी। यह सुनते ही हकीमुल मुल्क का चेहरा शर्म और गुस्से से तमतमा गया। बीरबल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, इसलिए जहां पनाह, अगर आप पुरुषों और स्त्रियों की बिल्कुल सटीक गिनती चाहते हैं तो पहले आपको ऐसे लोगों को मौत के घाट उतरवाना होगा। यदि आप अभी हुक्म दें तो मैं गिनती शुरू कर सकता हूं। अब क्या था? बीरबल का यह जवाब सुनते ही हकीमुल मुल्क के होश उड़ गए। उसे सवालों के जवाब की चिंता छोड़कर अपनी जान की फिक्र हो गई। वह थर-थर कांपने लगा और तुरंत बादशाह के कदमों में गिर पड़ा। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मेरे तीनों सवालों के जवाब मिल गए हैं। 2-3, मैं राजा बीरबल की बुद्धिमानी को मान गया हूं और अपनी चुनौती वापस लेता हूं। यह नजारा देखकर बादशाह अकबर और सभी दरबारी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। बादशाह हमेशा की तरह बीरबल की चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए। अपमानित और डरा हुआ हकीमुल मुल्क मौका देखकर चुपचाप दरबार से खिसक लिया। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ज्ञान और बुद्धि केवल किताबों में नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही तर्क और हाजिर जवाबी का नाम ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि दूसरों के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले अक्सर खुद ही उन मुश्किलों में फंस जाते हैं।
छोटा बड़ा बीरबल की बुद्धिमत्ता और सकारात्मक सोच की एक विस्तृत कहानी। मुगलिया सल्तनत के उस भव्य युग में जब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का साम्राज्य हिंदुस्तान के कोने कोने में अपनी जड़ें जमा चुका था, उनकी राजधानी आगरा न केवल शक्ति और वैभव का केंद्र थी बल्कि ज्ञान, कला और संस्कृति का एक अनूठा संगम भी थी। बादशाह अकबर, जो स्वयं एक जिज्ञासु और खुले विचारों वाले शासक थे, अपने दरबार में बुद्धिजीवियों और कलाकारों को विशेष सम्मान देते थे। उनके दरबार की शान थे उनके नवरत्न 9 ऐसे असाधारण व्यक्ति जो अपने अपने क्षेत्र के महारथी थे। इन सभी में बादशाह के हृदय के सबसे करीब और उनके सबसे विश्वसनीय सलाहकार थे राजा बीरबल। बीरबल की प्रसिद्धि केवल उनकी हाजिर जवाबी और हास्य तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी गहरी समझ, मानवीय मनोविज्ञान पर पकड़ और किसी भी जटिल समस्या को सरलता से सुलझाने की अद्भुत क्षमता के कारण थी। यह कहानी एक ऐसी ही दोपहर की है जब दीवाने खास में एक गंभीर चर्चा चल रही थी, जिसने अंत में बीरबल की बुद्धिमत्ता के एक और सुनहरे अध्याय को जन्म दिया। एक दार्शनिक बहस और अहंकार का टकराव। उस दिन दीवाने खास में मौसम खुशनुमा था। यमुना नदी से आती ठंडी हवाएं संगमरमर के खंभों से टकराकर दरबार को शीतल कर रही थीं। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरी सोच की लकीरें थीं। दरबार में उस दिन का विषय था, महानता का वास्तविक अर्थ क्या है, या सरल शब्दों में, इंसान या कोई भी चीज बड़ी कैसे बनती है। दरबार के विद्वानों, सेनापतियों और मंत्रियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। एक सेनापति ने कहा, आलमपनाह, महानता शक्ति में निहित है। जिसके पास सबसे बड़ी सेना और सबसे अधिक हथियार हों, वही सबसे बड़ा है। दूसरों को झुकाने की क्षमता ही महानता है। एक अमीर व्यापारी ने कहा, नहीं जहांपनाह, महानता धन दौलत में है। जिसके पास सोने चांदी के अंबार हों, वही सबसे बड़ा है। धन से दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है। एक मौलवी ने तर्क दिया, महानता ज्ञान और धर्म में है। जो शास्त्रों का ज्ञाता हो और जिसका जीवन धर्म के अनुसार हो, वही महान है। दरबार में बैठे कई मंत्री, जो बीरबल की बादशाह से निकटता से ईर्ष्या करते थे, इस बहस का उपयोग बीरबल को नीचा दिखाने के लिए करना चाहते थे। उनमें से एक मीर कासिम, जो खुद को बड़ा रणनीतिकार समझता था, खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, इन सभी बातों का सार एक ही है। किसी को बड़ा बनने के लिए दूसरों को छोटा साबित करना पड़ता है। जब तक कोई दूसरा आपसे नीचे नहीं होगा, आप ऊपर कैसे उठेंगे? किसी को पराजित करके, किसी को दरिद्र बनाकर या किसी को अज्ञानी साबित करके ही महानता प्राप्त की जा सकती है। मीर कासिम ने यह बात कहते हुए तिरछी नजरों से बीरबल की ओर देखा, मानो उन्हें चुनौती दे रहा हो। उसे विश्वास था कि बीरबल की आदर्शवादी बातें इस यथार्थवादी तर्क के सामने टिक नहीं पाएंगी। बादशाह अकबर भी इस तर्क से प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि मीर कासिम की बात में कुछ तो सच्चाई है। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो अब तक शांत बैठे सब कुछ सुन रहे थे। बीरबल, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? क्या महानता का अर्थ दूसरों को छोटा करना ही है? तुम हमेशा की तरह चुप क्यों हो? बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से झुके और बोले, आलमपनाह, मैं सभी विद्वानों के विचारों का सम्मान करता हूँ, लेकिन मीर कासिम साहब की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि किसी को छोटा करके ही बड़ा बना जा सकता है। यह सोच नकारात्मक और विनाशकारी है। मीर कासिम तमक कर बोला, तो फिर तुम ही कोई और रास्ता बताओ बीरबल। यह केवल किताबी बातें हैं। असल दुनिया ऐसे ही चलती है। शहंशाह की पहेली, एक लकीर का सवाल। दरबार का माहौल गर्म हो चुका था। बादशाह अकबर को इस दार्शनिक बहस को एक ठोस रूप देने का विचार आया।
वह अपनी जगह से उठे और दरबार के बीच में बिछे एक काले संगमरमर के फर्श पर गए। उन्होंने एक सेवक से कोयले का एक टुकड़ा मंगवाया। सब दरबारी हैरान थे कि बादशाह क्या करने वाले हैं। बादशाह ने झुककर उस काले पत्थर पर कोयले से एक सीधी स्पष्ट लकीर खींच दी। लकीर लगभग 2 हाथ लंबी थी। फिर वे सीधे खड़े हुए, अपने हाथों को पीछे बांधा और पूरे दरबार पर एक नजर डाली। उनकी आवाज में एक चुनौती का भाव था। मेरे दरबार के सभी बुद्धिमान सदस्यों, मेरे मन में एक सवाल है जो इसी बहस से जुड़ा है। यह रही एक लकीर। आप सभी को इस लकीर को छोटा करना है, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, आप इस लकीर को किसी भी हिस्से से मिटा नहीं सकते। दूसरी शर्त, आप इसे छू भी नहीं सकते। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। यह कैसी पहेली थी? किसी चीज को बिना छुए और बिना मिटाए छोटा कैसे किया जा सकता है? बादशाह ने मीर कासिम की ओर देखकर कहा, मीर कासिम, तुम शुरुआत करो। तुम ही साबित करो कि तुम्हारी सोच कितनी व्यावहारिक है। मीर कासिम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा। उसने लकीर को गौर से देखा। उसने सोचा, यह तो असंभव है। लेकिन बादशाह के सामने अपनी हार मानना उसे गवारा नहीं था। उसने अपनी वाक्पटुता का सहारा लिया। जहां पनाह, यह लकीर तो पहले से ही छोटी है, अगर हम इसकी तुलना महल की दीवार से करें। और अगर हम इसकी तुलना एक चींटी से करें तो यह बहुत बड़ी है। सब कुछ नजरिए का खेल है। बादशाह मुस्कुराए, मीर कासिम, मैंने नजरिया बदलने को नहीं, लकीर को छोटा करने को कहा है। तुम्हारी बातें चतुराई भरी हैं, पर मेरे सवाल का जवाब नहीं। मीर कासिम का सिर शर्म से झुक गया। इसके बाद कई और मंत्रियों और विद्वानों ने अपनी किस्मत आजमाई। एक ने सुझाव दिया कि लकीर के कुछ हिस्से को एक कालीन से ढक दिया जाए ताकि वह छोटी दिखे। बादशाह ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह उसे छोटा करना नहीं बल्कि छिपाना था। एक अन्य ने कहा कि अगर हम दूर चले जाएं तो लकीर छोटी दिखाई देगी। बादशाह इस बचकाने जवाब पर हंस पड़े। घंटों बीत गए, लेकिन कोई भी इस पहेली को हल नहीं कर सका। दरबारियों के चेहरे पर निराशा और असमंजस साफ झलक रहा था। मीर कासिम और उसके साथी मन ही मन खुश हो रहे थे कि आज बीरबल भी इस जाल में फंस ही जाएंगे। लकीर के ठीक नीचे उसके समानांतर एक और लकीर खींचनी शुरू की। लेकिन बीरबल की लकीर पहली लकीर से कहीं ज्यादा लंबी थी। जब उन्होंने अपनी लकीर पूरी की तो वह बादशाह की लकीर से लगभग 2 गुनी लंबी थी। जैसे ही बीरबल ने अपनी लकीर खींची, एक जादुई सा प्रभाव हुआ। बादशाह की पहली वाली लकीर अपने आप, बिना छुए, बिना मिटाए, छोटी लगने लगी। जो लकीर कुछ देर पहले तक दरबार के केंद्र में एक महत्वपूर्ण इकाई लग रही थी, अब वह एक बड़ी लकीर के सामने एक मामूली छोटी सी रेखा बनकर रह गई थी। पूरा दरबार एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर सभी के मुंह से एक साथ वाह वाह की आवाज निकली। बादशाह अकबर का चेहरा आश्चर्य और प्रशंसा से खिल उठा। वे जोर से हंसे। समाधान के पीछे का गहरा दर्शन। बादशाह ने बीरबल को गले लगा लिया और कहा, मान गए बीरबल, तुमने न केवल मेरी पहेली को हल किया है बल्कि इसे हमारी आज की बहस से भी जोड़ दिया है। कृपया अब अपने इस कार्य के पीछे छिपे अर्थ को भी विस्तार से समझाओ। बीरबल ने सभी दरबारियों की ओर देखते हुए विशेषकर मीर कासिम की ओर बोलना शुरू किया। आलमपनाह, जब आपने यह लकीर खींची और उसे छोटा करने को कहा तो दरबार में अधिकांश लोगों ने सोचा कि उस लकीर के साथ ही कुछ करना पड़ेगा, उसे मिटाना, काटना या छिपाना होगा। यही मीर कासिम साहब का दर्शन था कि किसी को नीचा दिखाने के लिए उसे अपमानित करना, उसे नष्ट करना जरूरी है।
लेकिन मैंने एक दूसरा रास्ता चुना। मैंने आपकी लकीर को छुआ तक नहीं। मैंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने बस उसके सामने एक उससे बड़ी लकीर खींच दी। ऐसा करने से आपकी लकीर का अस्तित्व बना रहा, उसका सम्मान बना रहा, लेकिन मेरे बड़े प्रयास के सामने वह स्वतः ही छोटी हो गई। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, यही महानता का असली रहस्य है। सच्चा बड़ा व्यक्ति वह नहीं जो दूसरों को कुचलकर आगे बढ़ता है। सच्चा बड़ा व्यक्ति वह है जो अपने कर्मों, अपने ज्ञान, अपनी दया और अपनी मेहनत से अपनी लकीर को इतना बड़ा कर लेता है कि दूसरों की उपलब्धियां उसके सामने स्वाभाविक रूप से छोटी लगने लगती हैं। अगर एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से बड़ा बनना चाहता है तो उसे दूसरे की दुकान जलाने की जरूरत नहीं, उसे अपनी दुकान में बेहतर सामान और बेहतर सेवा देनी होगी। अगर एक सेनापति दूसरे से महान बनना चाहता है तो उसे धोखे से दूसरे को मारने की जरूरत नहीं, उसे अपनी वीरता और रणनीति से ऐसी जीत हासिल करनी होगी जो इतिहास में दर्ज हो जाए। अगर एक विद्वान बड़ा बनना चाहता है तो उसे दूसरे को अज्ञानी कहने की जरूरत नहीं, उसे स्वयं इतना ज्ञान अर्जित करना होगा कि लोग मार्गदर्शन के लिए उसके पास आए। बीरबल का हर एक शब्द दरबार में गूंज रहा था। मीर कासिम और उसके साथियों के सिर शर्म से झुके हुए थे। उन्हें आज केवल एक पहेली का हल नहीं मिला था, बल्कि जीवन का एक बहुत बड़ा सबक मिला था। बादशाह अकबर बीरबल के इस उत्तर से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उस दिन बीरबल को एक बहुमूल्य हार पुरस्कार में दिया और ऐलान किया कि यह सबक, अपनी लकीर बड़ी करो, मुगलिया सल्तनत की एक मार्गदर्शक सोच बनेगी। यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि जीवन में आगे बढ़ने का सबसे सकारात्मक और शक्तिशाली तरीका प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि आत्मसुधार है। दूसरों से जलने या उन्हें नीचा दिखाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय हमें खुद को बेहतर, बड़ा और अधिक सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हमारी अपनी लकीर बड़ी हो जाएगी तो दुनिया खुद ही हमारी महानता को स्वीकार कर लेगी।